हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है एक सांसद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है नवीनतम परिवर्तन, जिसमें यह जोड़ा गया कि शपथ लेने वाले भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे। 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के माध्यम से जोड़ा गया। दूसरा स्टेटमेंट है सांसदों को भगवान के नाम पर शपथ लेने की अनुमति नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट है जेल में बंद सांसद संसद में शपथ नहीं ले सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल एक सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। जो संसद का चुनाव होता है, किसी भी सांसद को चुना जाता है, वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 के अनुसार उसका परिणाम जो है चुनाव आयोग घोषित करता है। चुनाव जीतने के बाद कार्यकाल शुरू होने से पहले सांसद को संसद की कार्रवाई में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलती है। लोकसभा में बहस करने, मतदान करने के लिए एक सांसद को संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत, संविधान का अनुच्छेद 99 जो है वो वर्णित करता है कि कोई भी सांसद जो है वो संसद में तभी भाग ले सकता है जब वह निर्धारित शपथ या प्रतिमान करके सदन में अपनी सीट लेता है। कोई व्यक्ति संसद के लिए चुने बिना भी मंत्री तो बन सकता है। उसके पास 6 महीने का जो है वो टाइम होता है कि वो राज्यसभा या लोकसभा में किसी भी सभा का सदस्य निर्वाचित हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर वो 6 महीना तक नहीं होता है तो उसको सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक वो नहीं होगा तब तक वो मतदान में भाग नहीं ले सकता है। और ये जो प्रोविज़न है संविधान के तीसरी अनुसूची में संसदीय शपथ पाठ का वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची में संसदीय शपथ पाठ का वर्णन किया गया है। ठीक है, शपथ में अंतिम परिवर्तन संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत जोड़ा गया था। संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि शपथ लेने वाले भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे। यह संशोधन राष्ट्रीय एकता की सिफारिशों पर किया गया था, राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिश पर किया गया था, इसलिए कथन एक जो है वो सही है। सांसद अंग्रेजी या संविधान में निर्दिष्ट 22 भाषाओं में से किसी में भी शपथ ले सकता है। शपथ और प्रतिज्ञान सांसदों के लिए व्यक्तिगत पसंद का मामला है। पिछली लोकसभा में देखा जाए तो 87% सांसदों ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली थी। ठीक है, बाकी 13% ने संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की थी। इसलिए कथन दो जो है उसमें कहा गया है कि कोई भी सांसद जो है वो भगवान के नाम पर शपथ नहीं ले सकता है, ये आपको गलत हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति जो है अपने पसंद पे किसी भी व्यक्ति के नाम पे संसद में शपथ ले सकता है। संविधान निर्दिष्ट करता है कि यदि कोई सांसद 60 दिनों के अंदर संसद में उपस्थित नहीं होता तो उसकी सीट जो है वो खाली घोषित की जा सकती है। अदालतों में इस आधार पर उपयोग जेल में बंद सांसदों को संसद में शपथ लेने की अनुमति के लिए ये प्रोविज़न जो है उसको रखा गया है। इसलिए कथन 3 जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या पिछले 3 चुनावों में लगातार बढ़ी है। पहला स्टेटमेंट है कि चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या पिछले 3 चुनावों में लगातार बढ़ी है। दूसरा स्टेटमेंट है कि लोकसभा के लिए चुनी गई महिला उम्मीदवारों की संख्या पिछले 3 चुनावों में लगातार बढ़ी है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल एक जो है वो आपका सही है। इसको देखते हैं। 16वीं लोकसभा में 61 महिला सांसद थी। 2014-19 में 61 महिला सांसद थी और 2019 में यह संख्या बढ़कर 78 हो गई, यानी कि 61 से 78 हो गई। इस बार यह संख्या घटकर 74 हो गई है, यानी कि 4 जो है वो घट गई है। इसलिए कथन 2 जो है वो सही नहीं है। 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि देखी गई है। महिलाओं की संख्या में वृद्धि देखी गई कौन? तो वो जो चुनाव लड़ती हैं। 2014 में 669 उम्मीदवार जो थी वो चुनाव में थी
और 2019 में 725 और 2024 में जो है 779 उम्मीदवार जो थी वो आपके उम्मीदवारी कर रही थी, इसलिए कथन एक जो है वो आपका सही है। एक में क्या है कि चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या पिछले 3 चुनावों में लगातार बढ़ी है, तो ये सही है और ये जो है आपका गलत है। ठीक है, ये जो आपका गलत है। हाल के चुनाव में महिलाओं का औसत मतदान अगर देखा जाए तो 69.25% था, जो पिछले 3 चुनावों में सबसे कम था। 2019 में 71.27 था और 2014 में जो है 71.14% था मतदान। 3 राज्यों में महिला उम्मीदवारों ने लगातार गिरावट दर्ज की है। उत्तर प्रदेश में 2014 में 126 उम्मीदवार थी, जो कि 2024 में 79 हो गई हैं। असम में 16 जो कि 12 हो गई हैं। राजस्थान जो था उसमें 27 थी, जो कि 19 हो गई हैं। 8 राज्यों ने लगातार वृद्धि की है, जिसमें तमिलनाडु 55 थी 2019 में, अभी 77 हो गई हैं। दिल्ली में 13 से 24 हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में 51 से 72 हो गई हैं। कर्नाटक में 20 से 42 हो गई हैं। उड़ीसा में 17 से 33 हो गई हैं। महाराष्ट्र में 69 से 111 हो गई हैं। इसलिए कथन ए जो है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण समाप्त हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट है कि संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण समाप्त हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाएगा। लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि लोकसभा में लंबित विधेयक या लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन के बाद समाप्त हो जाएगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 3 जो है वो आपका सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 में विधेयकों को प्रस्तुत करने और पारित करने के बारे में प्रावधान दिया गया है। धन विधेयक जो है उसमें धन विधेयकों और अन्य विधेयकों को संविधान के विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 109 और 117 के प्रावधानों के अधीन कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस पर बिना संशोधन के या केवल ऐसे संशोधनों के द्वारा दोनों सदनों द्वारा सहमति न हो। ठीक है, यानी कि कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि वो या तो संशोधन के साथ पारित हो या संशोधन के बिना पारित हो, दोनों सदनों के सहमति से। ठीक है, संसद में लंबित कोई विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होता है, इसलिए कथन 1 जो है वो आपको सही नहीं है। कथन 1 में कहता है कि संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण समाप्त हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये गलत है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा, इसलिए कथन 2 जो है वो सही नहीं है। राज्यसभा में कोई विधेयक है, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, लोकसभा के विघटन के बाद समाप्त नहीं होगा। ठीक है, लोकसभा के विघटन के बाद समाप्त नहीं होगा, तो यह भी गलत है। तो इसलिए 3 जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। जो विधेयक लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद राज्यसभा में लंबित है, वह अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के अधीन लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाएगा, इसलिए कथन 3 जो है वो सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि परिसीमन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1952 में की गई थी, 1992 में नहीं की गई थी, 2002 में की गई थी, 2012 में नहीं की गई थी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनते हो। 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसकी देखते हैं व्याख्या। चुनाव आयोग परिसीमन को सबसे हालिया जनगणना में जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित निकायों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं खींचने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है। परिसीमन आयोग का गठन चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चुनाव आयोग क्या करता है कि जो भी लेटेस्ट जनगणना होती है उस जनगणना के हिसाब से, उस जनगणना के अनुसार जो है लोकसभा के निर्वाचित निकायों के जनसंख्या को निर्धारित करती है।
संविधान का अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना पूरी होने के बाद प्रत्येक राज्य को लोकसभा की सीटों का आवंटन उनके जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। सीटों का आवंटन जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर समायोजित किया जाना चाहिए। आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि जो परिसीमन आयोग है उसकी नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, मुख्य निर्वाचन, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त इसमें शामिल किए जाते हैं। आयोग राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से निर्धारित करने या नए निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए जनसंख्या में परिवर्तन की जांच करता है। आयोग के आदेश अंतिम होते हैं और परिसीमन आयोग अधिनियम 1952, संविधान संशोधन अधिनियम 329 ए, संविधान के अनुच्छेद 329 ए में परिसीमन आयोग को जो है वो कानून की पूरी ताकत दी गई है ताकि वो अपना कार्य जो है वो पूरी निष्ठा से कर सके। परिसीमन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को भी प्रभावित करता है, जो प्रत्येक राज्य में इन समुदायों की आबादी के हिस्से के अनुसार राज्य दर राज्य निर्धारित की जाती है। परिसीमन आयोग की स्थापना केवल 4 अवसरों पर की गई है अभी तक वर्तमान में। 1952 में की गई थी, 1963 में, 1973 और 2002 में। तो 1952 में की गई थी, 92 में की थी, 2002 में की गई थी, 2012 में नहीं की गई थी, 2012 में नहीं की गई थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 109 में परिभाषित किया गया है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कहता है कि लोकसभा राज्यसभा की सभा या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। लोकसभा राज्यसभा की सभा या की सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। यदि लोकसभा द्वारा पारित या राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित धन विधेयक 14 दिनों के भीतर लोकसभा को वापस नहीं किया जाता है तो इसे दोनों सदनों द्वारा स्वतः पारित माना जाता है। ऊपर दिए कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल 2 जो है वो आपका सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में प्रोविजन दिया गया है। धन विधेयक का अगर धन विधेयक की जब भी बात होगी तो आर्टिकल 109 में इसकी व्याख्या की गई है। धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात उसे राज्यसभा की संस्तुतियों के लिए भेजा जाता है। लोकसभा राज्यसभा की या किसी भी संस्तुति को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, इसलिए कथन 2 जो है वो सही है। यदि लोकसभा राज्यसभा की संस्तुति को स्वीकार करती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा संशोधनों के साथ तथा लोकसभा द्वारा स्वीकार किए जाने के साथ दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। यदि लोकसभा राज्यसभा की सभी संस्तुतियों को स्वीकार नहीं करती तो धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किसी संशोधन के बिना अपने मूल रूप में दोनों सदनों द्वारा स्वीकार कर लेती है। यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी भी संस्तुति को मान रही है, धन विधेयक में लोकसभा को ये शक्ति दी गई है कि वो राज्यसभा की स्वीकृति को मानने के लिए बाध्य नहीं है, और वो नहीं मानेगी तो वो जो विधेयक है वो स्वतः पारित माना जाएगा। यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा की वो उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित धन विधेयक 14 दिन के अवधि के भीतर लोकसभा को वापस नहीं किया जाता है तो इस अवधि के अंदर दोनों सदनों से इसे पारित माना जाता है। जिस रूप में इसे लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है वही इसका कानून बन जाता है, इसलिए कथन 3 जो है वो सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। यहाँ ये आपको ध्यान रखना होगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 109 जो है वो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन करता है, जबकि 110 अनुच्छेद जो है वो धन विधेयक की परिभाषा देता है। 110 जो है वो धन विधेयक की परिभाषा देता है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।